बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मामले में जो इस वक्त तमाम नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21 मार्च की जो समाअत थी उसके चंद अहम पॉइंट्स मैं इससे पहली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ। इस वीडियो में जो बाकी अहम पॉइंट्स रहते हैं वो आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही मंजरनामा क्या था, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और साथ ही फवाद चौधरी साहब की एक तस्वीर वायरल है, वो किसने बनाई, कैसे वो वायरल हुई और उसके पीछे मामला क्या था। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। मैं क्योंकि मेरी आजकल कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादातर अहम पॉइंट्स जो है वो ट्वीट कर दूं, और कुछ उनकी फिर तफसीलात ज़ाहिर है वीडियो में ट्विटर पे ज़्यादा तफसील नहीं बयान की जा सकती, वो वीडियो में बयान कर देता हूं। लेकिन वो इसलिए ट्वीट कर देता हूं कि चलें जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक ट्विटर के ज़रिए पहुंच सकती है वो पहुंच जाए, क्योंकि मैं ये नहीं होता मेरा कि मैं सिर्फ वीडियो में इसलिए बताऊँ कि सारे लोग आके वीडियो देखें। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये भी कोशिश होती है कि चलें जितने पॉइंट्स ट्विटर पर लिखे जा सकते हैं वो लिखते जाएँ। बाकी आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी चीज़ें 2 घंटे की प्रोसीडिंग जो है वो ट्विटर के ऊपर लिखना, ये कोई आसान चीज़ बहरहाल नहीं है। जो पॉइंट्स रह गए वो बताता हूँ, फिर आगे चल के जो मंजरनामा है वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो आज इन्होंने जो प्रॉक्सी है, जो वकला तंजीमें हैं जो प्रॉक्सी के तौर पर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि असद कैसर साहब के खिलाफ, स्पीकर असद कैसर के खिलाफ को हुक्म ले सकें सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उमरता बंदयाल साहब ने वाजे किया कि अदम एतमाद सियासी मामला है और सियासी जंग पार्लियामेंट में ही लड़ी जाए, वहीं जाकर आप लड़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी बदकिस्मती है कि ये वकला तंजीमें जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, जिनको आम पाकिस्तानियों के लिए खड़ा होना चाहिए था, पिछले 3.5 बरस में ये इन्होंने एहतसाब अदालतों के धक्के खाए। वो वकील नहीं जिनको फीस मिली है ओपनली, मैं वकला तंजीमों के नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ। एहतसाब अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाए इन वकला तंजीमों ने। किसके लिए? नवाज शरीफ के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, PDM के लिए, अपोजिशन के लिए। हर मामले में ये अदालतों में गए, किसके लिए? इन लोगों के लिए। क्यों? जाहिर है इन लोगों के एहसानात इनके ऊपर, अपने दौर में इन्होंने फंड दिए हुए इन लोगों को। किसी एक 3.5 बरस में, मैं ये कहता होता हूँ, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, आप तो ये पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि इमरान खान ने कोई तबका ऐसा छोड़ा नहीं है जिसको एक्सपोज ना किया हो। कोई एक तबका ऐसा नहीं है जो इमरान खान के आने के बाद एक्सपोज ना हुआ। इनकी हालत ये है कि जनाब ये वकला तंजीमें जो बड़े बड़े दावे करती थी कि अवामी मफाद के लिए हम खड़े होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 3.5 बरस में एक बार बता दें कि अवाम के लिए खड़े हों। इन्होंने हर मामले में हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं। मुश्किल रहमान की ज़मानत तो ये पहुंच जाते हैं, शहबाज शरीफ की ज़मानत का केस वो पहुंच जाते हैं। वकला दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी कर दें, इस्लामाबादी कोर्ट पर हमला कर दें, ये पहुंच जाते हैं। PIC पर हमला हो जाए, मासूमों की वहाँ पे जो मरीज हैं उनकी जानें ले ली जाएँ, ये उनके हक में खड़े हो जाते हैं। हर 2 नंबरी में, हर चोर के लिए, हर लुटेरे के लिए, हर करप्ट के लिए, हर हमला आवर के लिए, हर दहशतगर्द के लिए ये खड़े होते हैं। मैं उन दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा जिनके चलें ये फीस लेके, मैं ये दहशतगर्द उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस्लामाबादी कोर्ट पर हमला किया था। ये क्यों खड़े होते हैं? इनको फीसें तो नहीं मिलती, लेकिन जो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो बहुत ज़्यादा है। आप मियाँ नवाज शरीफ की देखें ना, क्या तरीका कार रहा। रफीक तारड़ साहब ने 90 में उनके हक में फैसला दिया था, 90 में, और मलिक कयूम ने, और उसके बाद उन्होंने कैसे उनकी फैमिलीज़ को नवाजा। आज तक उनकी जो आप देख लें रफीक तारड़ साहब की नस्लों को भी आगे जो नवाज रहे हैं। तो ये तरीकाकार इनका रहा है। सरकार आवाम के टैक्स के पैसों से खिलाते थे, लोगों के ज़मीर खरीदते थे, इदारों को करप्ट करते थे। पढ़ लें पनामा केस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि तमाम इदारों को इन्होंने करप्ट कर दिया, तमाम इदारों को अपना मुलाजिम और नौकर इन्होंने बना लिया। अब आ जाए जनाब आगे, उमरता बंदयाल साहब के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब के। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है और पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट को मरकजियत हासिल है। हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदम एतमाद के लिए वही तरीका कार होगा जो आइन में है। हम कायदे ज़वाबित नहीं देख सकते, मामले के आइनी पहलू को देखेंगे। यह हसास मौका है, तमाम सियासी ताकतें एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करके जमहूरियत को मजबूत करें। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं उनके दलाइल सुनने के बाद जजेस ने इत्मीनान का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि हुकूमत ये तमाम मामला बड़ी खुशलूबी से जो है वो सर अंजाम देगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ये पॉइंट्स भी ट्वीट किए हुए हैं कि दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 1 में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ केसेस लेके जाया करते थे, एक दूसरे के करप्शन के केसेस लेके जाया करते थे। ख्वाजा आसिफ पहली लाइन में बैठे होते थे, कभी नवाज शरीफ कोर्ट पहनकर पहुंच जाते थे। आज वही कमरा अदालत था, वही जमातें थी, लेकिन आज पहली लाइन में कंधे से कंधा लगा के बैठे थे। जैसे नमाज में हम कंधे से कंधा लगाते हैं ना कि जरा भी फासला होगा तो नमाज नहीं होगी, जमात नहीं होगी, ये इसी तरह से कंधे से कंधा लगा के, यानी वो आराम से अगर ये बैठते तो फिर भी थोड़ा सा फासला होता, लेकिन ये झुक के कंधे से कंधा लगा के बैठे हुए थे कि बस जितना एक दूसरे के करीब लग के बैठ सकते हैं बैठ जाएं, क्योंकि मफाद एक है, खौफ है इमरान खान का। और मैंने ये ट्वीट करके लिखा कि इनको किसी ने ऐसे डराया इमरान खान से जैसे वो माँ नहीं बच्चों को डराती कि शरारतें ना करो वरना अंकल आ जाएंगे टीका लगाने वाले, और अंकल टीका लगा देंगे।
तो इनको भी, और बच्चा फिर सहम के बैठ जाते हैं, बच्चे ना बिल्कुल सहम के अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते हैं। इनको भी किसी ने ऐसा डराया इमरान खान से कि इमरान खान को निकालो, आपस की लड़ाइयां भूल जाओ। ये जो बिलावल बयान दे रहा है कि मरियम की रगों में फलां खून है, मरियम कह रही है बिलावल को फौज ने गोद ले लिया है। अब पता नहीं इन सबको किसने गोद ले लिया है, किसी ऐसे बंदे ने तो गोद लिया है कि सारे इख्तलाफात भुलाकर पीपल्स पार्टी और MQM साथ बैठ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब और नून लीग साथ बैठ रहे हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ बैठ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान और वो सारे जिनको मौलाना साहब ने PDM से निकाला पीपल्स पार्टी वाले वो साथ बैठ रहे हैं, अलीम खान नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। किसी ने तो इनको बिठाया है। कौन है इनको सारों को बिठाने वाला? किसी ने तो कहा है, जैसे माँ बच्चों को डराती है, कोई मरियम नवाज कहती थी कि बिलावल जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने बाप के वोट बाप के कहने पे लिए हैं। पता नहीं अब कौन से बाप ने इन सबको इकट्ठा बिठाया है कि भाई जैसे माँ बच्चों को डराती है छोटों को कि भाई अंकल आ जाएंगे टीका लगा देंगे, इनको भी किसी ने डराया है कि बैठ जाओ इकट्ठे, निकाल दो इमरान खान को, वरना टीका उसका तैयार है, सबको टीके लगाएगा। और अब ये उन टीकों के डर से सारे सहम के अच्छे बच्चे बन के कंधे से कंधा लगा के इकट्ठे बैठे हैं। और इनके वकील जो मध्य मुकाबले होते थे रोस्टम पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ दलाइल देते थे, एक दूसरे के करप्शन केसेस के ऊपर दलाइल देते थे। ख्वाजा आसिफ जाते थे रेंटल और फलाने केसेस लेकर जाते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में पहली लाइनों में नून लीग वाले बैठे होते थे। आज इनके वो वकील जो रोस्टम पे आमने सामने होते थे, आज कंधे से कंधा मिला के वो भी केस लड़ रहे थे मुतहद होकर इमरान खान के खिलाफ। और वो जो अदालतों के सियासी आमूर में किरदार के खिलाफ थे, हुकूमतें गिराने के खिलाफ थे, इस सारे प्रोसेस के खिलाफ थे, वो आज अदालत में गए हुए हैं और उनकी प्रॉक्सी के जरिए, ये वकला तंजीमों को प्रॉक्सी बनाकर। अच्छा, उसके बाद जनाब आ जाएं कि सॉरी ये जो है वो कुछ ट्वीट्स नीचे आ गए। अच्छा, और इसके बाद जनाब आज वैसे जो है शहबाज शरीफ साहब वहीं बैठे थे, वो अहमद दिल सरफराज साहब ने भी लिखा है शहबाज शरीफ साहब। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, शहबाज शरीफ साहब और गिलानी साहब पहली लाइन में एक ही लाइन में बैठे हुए थे। ये वो शहबाज शरीफ साहब है जो यूसुफ रज़ा गिलानी की नायली में अहम किरदार था इनका, ये क्रेडिट लेते थे कि मैंने नायल करवाया है। इन्होंने एक दूसरे को बड़े घाव लगाए हुए हैं, इन्होंने बहुत जख्म लगाए हुए हैं, लेकिन वही टीके वाले अंकल के डर से इनके जख्म भर गए हैं। भूल गए कि किसने किसको कौन सा घाव लगाया था हुकूमतें गिराने में। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेनज़ीर की हुकूमत जब गई 1990 में सदर गुलाम ईसा खान ने भेजी घर, जिसके ऊपर मैं बता चुका हूँ लाहौर हाई कोर्ट में रफ़ीक तारड़ साहब, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। तो वो नवाज शरीफ के हक में फैसला था, क्योंकि नवाज शरीफ भी खिलाफ थे बेनज़ीर के, और फिर बेनज़ीर की नवाज शरीफ की गिरी तो बेनज़ीर उसकी बेनिफिशरी थी। तो एक दूसरे के ये खिलाफ जो है वो मुकदमात लड़ते थे, सियासी जंग लड़ते थे, चोर डाकू लुटेरा कहते थे, और आज इकट्ठे बैठे थे। लेकिन एक फ़र्क था, गिलानी साहब बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, बिलावल साहब नहीं, गिलानी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, और ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहे ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साथ मौलाना फजलुर रहमान बैठे थे, जो दोनों के साथ रहे हैं पिछले 30 बरस में। तकरीबन थोड़ा सा दरमियान में नाराज होते थे, फिर औरत की हुक्मरानी के ऊपर वो इतराज़ कर देते थे। वो हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान का ट्वीट मैंने रीट्वीट किया, वो आप सुन लें। उसने जब सवाल किया कि आप तो ख़वातीन के हुक्मरानी के खिलाफ वो करते थे, तो वो मौलाना साहब का जवाब सुन लें। वो मौलाना साहब इन दोनों के साथ क्योंकि रहे हैं, वो दोनों के साथ वो भी लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद जनाब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 11 जमातों की प्रॉक्सी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार गई हुई है, उसके जो वकील हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने अपने जो दलाइल हैं उनके आगाज़ में ही उन्होंने जो 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया, वो दोनों आर्टिकल्स के हवाले गलत थे और जजेस ने उनको रद्द कर दिया, यानी तैयारी नहीं थी। तो नून लीग वालों ने कहा तो होगा तपे हुए होंगे इनके ऊपर के मफाद हमसे लेते हो, तो वकील भी को तगड़ा खड़ा करना था, उसको तो पता ही नहीं है चीज़ों का। उसके बाद जनाब ये जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार के मंसूर साहब, ये भूल गए कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी कर रहा हूँ या मैं डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर से तो उन्हें पता है कि हाँ मैं नून लीग के मफादात के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, पीपल्स पार्टी के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारी वकला तंजीमें जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नोट दिखाओ, मूड बनाओ, नोट दो, केस लड़वाओ। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल साहब और पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा केस दायर करने के लिए गए, इनको किसी ने कहा क्या कर रहे हो, ये किस काम आएंगी वकला तंजीमें जिनको अब तक पालते पोसते रहे हो, जिनको फीड करते रहे हो, जिनको दूध पिलाते रहे हो, जिनको आवाम के टैक्स का पैसा खिलाते रहे हो, ये कब काम आएंगी, इनको कहो ना। उन्होंने कहा वो तो खादिम और नौकर हैं, उनकी जुर्रत है हमारे बात ना माने। उन्होंने कहा जाओ दरखास्त लेके जाओ हमारे बिहाफ पे प्रॉक्सी के तौर पर, और वो गए। तो फिर उमर बंदयाल से वो कहना पड़ा मंसूर साहब को कि भाई
आप बार के वकील हैं, आपके इस सारे अमल से क्या ताल्लुक है? बार एसोसिएशन तो अवामी हकूक की बात करे। फिर उन्होंने कहा जी वो ये अवामी मफाद ही है, अदम एतमाद भी। उसके बाद जनाब ये बड़ा अहम नुकता था उमर बंदियाल साहब का कि ज़ाती चॉइस किसी MNA की क्या वो पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं? क्या वोट का हक किसी रुकन का जो है वो अपना उसका वो एक है एब्सोल्यूट उसका राइट है कि वो जिसको मर्जी डाल दे, या पार्टी पॉलिसी को भी उसने जो है वो देखना होता है? उसके बाद उमर बंदियाल साहब जो है उन्होंने कहा कि हम बार बार पूछ रहे हैं कि सिंध हाउस में क्या हुआ, बार एसोसिएशन को सिंध हाउस पर बात करने में बेखौफ क्यों आ रहा है? बात यह है कि मैं ख्याल अली जफर साहब ने PTI की तरफ से पेश हुए या अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि बाहर तो जो कुछ हो उस पर बात हो रही है उसकी हम मजम्मत कर रहे हैं, जरा अंदर की भी तो बात होनी चाहिए ना। अंदर जो ज़मीर खरीदे जा रहे हैं और अंदर जो तबाही और बर्बादी की जा रही है, जो इखलाकियात तबाह की जा रही हैं, जो ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हमने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। हसास वक्त में मसलहत के लिए केस सुन रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो अरकान असम्बली को उठाया गया, लेकिन इमरान खान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी। इसके ऊपर मैं वो केस का हवाला आपको बता चुका हूँ, जिसमें वो डिफेक्शन क्लॉज वाला और वो सारी चीज़ें और रफ़ीक तारड़ साहब ने जो लिखा था वो मेरी पिछली 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो वो वीडियो मौजूद है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने बार बार ये कहा कि आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करें, जजेस को उन्होंने कहा, और ये वाज़ेह है कि हुक्मरान जमात पर पहली मरतबा हॉर्स ट्रेडिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा कि हुकूमत में होते हुए हम ज़मीर नहीं खरीद रहे। ये उन्होंने कहा एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलकर आया हूँ, मुअज़्ज़ज़ अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ कि अदम एतमाद के लिए पार्लिमानी कार्रवाई आइन के मुताबिक होगी। हमारा आइनी तकाज़ों को पूरा ना करने का कोई इरादा नहीं है। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में कहा कि कोई ये मत समझे कि हम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, हम अदम एतमाद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मांग रहे और अदालती रेफरेंस की वजह से कौमी असम्बली की कार्रवाई भी मुतासर नहीं होगी। उसके बाद आज जनाब के मखदूम अली खान साहब ने कहा, जब अदालत ने कहा कि आप जो है ये ज़िले इंतज़ामी के साथ बैठें और डिसाइड करें किसने कहाँ पे जलसा करना है, तसादुम ना हो। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जो ज़िले इंतज़ामी है, क्योंकि DC हमजा शफकात साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा ज़िले इंतज़ामी जो है ये बाइस्ड है, ये गैर जानिबदार नहीं होगी, तो आप कोई न्यूट्रल जो किरदार हो, फोरम हो, उनको कहें। उन्होंने कहा अच्छा वो न्यूट्रल फोरम कौन सा हो सकता है? पाकिस्तान बार काउंसिल को कह दें। ये नून लीग के वकील मखदूम अली खान साहब कह रहे हैं, उस पाकिस्तान बार काउंसिल का कह रहे हैं जो उनके सारे वकील बाहर आके बिलावल के बगल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वकला तंजीमों के करते धरते। तो मुझे वो मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा एक लतीफ़ा है वो मैं आपको वीडियो में सुनाऊंगा, लतीफ़ा मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि एक बंदा जो है वो अपनी जो है वो भैंस जो है वो लेकर और ट्रैवल कर रहा था, तो वो जाके और किसी के घर ठहर गया गांव में। तो रात को उसकी भैंस ने बच्चा दिया, तो सुबह जब उठे तो जिनके घर वो ठहरा हुआ था उन्होंने कहा तो हमारी गाय ने बच्चा दिया, ये तो गाय का बच्चा है। तो उसने कहा कि नहीं ये तो भैंस का बच्चा है, नज़र आ रहा है, अंधे को भी नज़र आ रहा है कि भैंस का बच्चा है, तो तुम कह रहे हो गाय का बच्चा है। उन्होंने कहा किसी समझदार बंदे के पास चले जाते हैं, उससे फैसला करवा लेते हैं। तो एक समझदार था पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट बार की तरह का, और नून लीग उसके पास ले गई। नून लीग कह रही थी कि ये गाय का बच्चा है और था वो भैंस का बच्चा। उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल को कहा कि जी फैसला करें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा जी बिल्कुल ये गाय का बच्चा है। तो फैसला नून लीग के हक में आया कि गाय का बच्चा था वो भैंस का बच्चा, लेकिन नून लीग वाले रोने लग गए। उसने कहा आप रो क्यों रहे हैं, आपके तो हक में फैसला आया। उन्होंने रो के कहा कि रोने की वजह यह है कि सोच रहे हैं कि आप इस दुनिया में ना रहे तो हमारे फैसले कौन करेगा। तो ये उसी तरह के न्यूट्रल हैं। तो नून लीग को यही परेशानी है कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल अगर ना रही तो पता नहीं इनके फैसले कौन करेगा। और ये न्यूट्रल फोरम है कि वाज़े तौर पे भैंस के बच्चे को गाय का बच्चा करार दिया, और ये न्यूट्रल फोरम है, और ये इनका सूरत हाल और किरदार है आपके सामने है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बात और बड़ी वाज़ेह कर दी है। वो कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी मसला भी है। इस प्रोसेस को खुश असलूबी से हल होने दिया जाए। स्पीकर पर कोई एतराज़ हो तो एतराज़ पार्लियामेंट में उठाएं। उसके बाद उमर बंदियाल साहब ने ये बार बार कहा, और वो ये चाहते हैं कि तसादुम ना हो, वो सिर्फ उनका ये मकसद है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें इज्तिमाई सियासी दानिश, हमांगी, वकार और बालिग नज़री का मुजाहरा करें ताकि जमहूरियत को कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2.5 घंटे तक आज बिल्कुल अटेंटिव होकर, मुतवज्जो होकर, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से बैठ रहे हैं। ये वही शहबाज शरीफ साहब है जिन पर 1600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, और ये अदालत में जाते हैं, बस हाजिरी लगवाते हैं और कहते हैं बड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, कमर का दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे जाने दें। अदालत कहती है जी बिल्कुल आप जाएँ, आपकी कमर का बड़ा संजीदा मसला है। लेकिन वही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब 2.5 घंटे आज बैठ रहे, कोई कमर में दर्द नहीं था, कोई मसला नहीं था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद जनाब
अटारी जनरल जब ये कह रहे थे कि माजी में छांगा मांगा भी हुआ, सवात में अरकान असम्बली को यार कमाल भी बनाया गया, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों जमातें जो ये कारनामे करने वाली थी वो इकट्ठी बैठी थी, जो एक दूसरे के खिलाफ ये कारनामे करती रहीं, नून लीग के शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब। और ये पहले एक दूसरे के खिलाफ ये करते थे, छांगा मांगा और सवात ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें। आज ये दोनों इकट्ठे हैं। किसने इकट्ठा किया? इमरान खान के खौफ ने। उसके बाद अब आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जितने पॉइंट्स थे तकरीबन मैं उनको ब्रीफ कर चुका हूँ। अब आ जाए जनाब के ये फवाद चौधरी साहब की तस्वीर वाला क्या मामला है। फवाद चौधरी साहब वहाँ से निकले कमरे अदालत से। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जनाब फवाद चौधरी पता नहीं पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, पता नहीं छुप के को बात कर रहे थे, किसी ने पता नहीं सीसीटीवी कैमरे की कोई तस्वीर आ गई है, किसी ने छुप के कोई तस्वीर बना लिया है, पता नहीं कि फवाद चौधरी की खुफिया मुलाकात हो रही है। फवाद चौधरी साहब निकले तो आज कमर अदालत में कोई 250 बंदा था, और निकलते हुए वहाँ पे कम से कम 100 लोग मौजूद होंगे, जहाँ पे फवाद चौधरी साहब राजा परवेज़ अशरफ के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। इधर हम सारे खड़े हुए रिपोर्टर, और फवाद चौधरी साहब जब ये बात कर रहे थे तो रऊफ क्लासा साहब की टीम में हैं, सभी हमारे कुलीग हैं, तो सभी ने ये तस्वीर बनाई फवाद चौधरी साहब की और राजा परवेज़ अशरफ साहब की। उन्होंने ट्वीट की। अब सभी को तो पता था कि ये वहाँ पे 50, 60, 100 लोग मौजूद थे जहाँ पे फवाद चौधरी ये बात कर रहे थे, लेकिन बाकी जो है सोशल मीडिया पे बड़े बड़े, क्योंकि आपको पता है दानिश्वर मौजूद हैं और उनको तो मौका चाहिए होता है, उन्होंने ऐसे उस तस्वीर को ट्वीट किया जैसे पता नहीं है कोई फवाद चौधरी की खुफिया को मुलाकात थी, और वो सामने आ गई है। ओपन मुलाकात थी, 100 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, भरे मजमे में ये बात हो रही थी, भरे मजमे में वो साइड पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, और मीडिया के कैमरे वहाँ पर मौजूद थे। फवाद चौधरी को, अगर फवाद चौधरी को बात ऐसी करनी थी तो फवाद चौधरी के पास कोई 15 जगह होंगी जहाँ पे वो जाके उनसे मिल सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उन्होंने 100 लोगों में बात करनी थी। तो ये एक अजीब व गरीब तरह का है, और एक तासुर ये कि बस फवाद चौधरी पता नहीं पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, और वो अगर उन्होंने जाना है भाई पीपल्स पार्टी में तो वो इस तरह से भरे बाज़ार में और चौक और चौराहे पे खड़े होकर बात करेंगे राजा परवेज़ अशरफ के साथ। तो ज़ाहिर है ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये असम्बली में इकट्ठे बैठते हैं और सारा दिन इनका मिलना मिलाना रहता है। तो अब मुझे नहीं पता, ना मैंने फवाद साहब से पूछा है कि वो बात क्या कर रहे थे, लेकिन ये ओपन जगह के ऊपर, और वहाँ पे 100 लोग मौजूद थे। मीडिया के कैमरे से मुराद दिया कि सारे वो, क्योंकि शॉट्स करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल होते हैं, निकलते हुए जी आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। तो ये कोई ऐसी खुफिया मुलाकात नहीं थी, जो एक तासुर जो है वो दे दिया गया है। कुछ कमरे अदालत की मैंने आपको बातें बताई, माहौल बड़ा वहाँ पर ऐसा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो सुनकर शहबाज शरीफ को बताते रहे क्या चीज़ चल रही है, मौलाना को ब्रीफ करते रहे क्या चीज़ चल रही है, और बड़ी आस और उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन 3-4 चीज़ें जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिली। इससे पहली वीडियो में मैं जो है वो आपको बता चुका हूँ। एक और चीज़ जो है वो उन्होंने कहा, सलमान तालिबुद्दीन साहब जो हैं एडवोकेट जनरल सिंध, उन्होंने कहा कि ये जो अरकान MNAs हैं ये रिफ्यूजीज़ हैं जो वहाँ पर जिन्होंने पनाह ली हुई है। तो उस पर मुनीर अख्तर साहब ने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है या ये डायरेक्शन उनकी है कि उन्होंने ये बयान देना है। तो ये कुछ तफसीलात थी। अभी भी शायद कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ज़ाहिर है 2 घंटे की समात थी, तो बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल और इन मामलात पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।